Today in class 12th, we will start new chapter, that is alternating current. So first of all, we have to see the syllabus of this chapter. In this chapter, we will study peak value, mean value and RMS value of alternating current and voltage. मतलब alternating current और voltage की peak value, RMS मतलब root mean square value of current and mean value, mean का मतलब average value of current and voltage पढ़ेंगे. उनकी sinusoidal equation मतलब wave equation वाली जो value होती वो. Their relation in sinusoidal case, फिर कह रहे हैं reactance and impedance LC oscillation qualitative treatment only. Means दो तरह के रिएक्टेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, एक होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंट और दूसरा होगा इंडक्टिव रिएक्टेंट्स. मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस और इंडक्टर का रेजिस्टेंस ये पढ़ेंगे. एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ेंगे. रेजोनेंस पावर इन एसी सर्किट. रेजोनेंस मींस एसी सर्किट के रेजोनेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. पावर ऑफ एसी सर्किट, वॉटलेस करंट, ट्रांसफॉर्मर एंड एसी जनरेटर. ये इस चैप्टर का सिलेबस है. तो सबसे पहले हम लोग सिनुसॉइडल वेव इक्वेशन देखते हैं. अगर कोई ऑल्टरनेटिंग करंट है तो उसमें जो करंट की और वोल्टेज की जो वेव इक्वेशन होती है वो ट्रांसवर्स नेचर द्वारा शो की जाती है. जो ऊपर वाली लाइन है सॉलिड लाइन, ये वोल्टेज की लाइन है, वोल्टेज का कर्व है. और जो डॉटेड वेव दिखाई जा रही है ये करंट की है. तो देखिए, जब हम लोग ऐसे सर्किट की बात करेंगे जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है. तो जब किसी सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती है. तो जब वोल्टेज पीक पर पहुंचता है तो उसकी वोल्टेज की वैल्यू को कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज. और उस टाइम पर जो करंट की पीक वैल्यू होती है उसे कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट. तो ऑल्टरनेटिंग करंट में एक कंप्लीट ऑसिलेशन में दो बार पीक वैल्यू वोल्टेज और करंट की हम लोग को मिलती है. एक यहां मिलेगी, एक यहां मिलेगी. ठीक. अब सिनुसॉइडल वेव इक्वेशन में जो वेव इक्वेशन होती है वो किस तरह की होती है. आई ये इंस्टेंटेनियस करंट है. आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट. ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी. मींस जब कोई कॉइल घूमती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा कहते हैं, जिसकी वैल्यू 2 पाई एफ या 2 पाई एन हम लोग लिखते हैं. आई नॉट क्या पीक वैल्यू ऑफ करंट. तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सिनुसॉइडल वेव इक्वेशन फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट. सिमिलरली अगर हम लिखते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी सिनुसॉइडल वेव इक्वेशन फॉर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. अब इसमें हम लोग पहले देखते हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज. जो हम लोग ने सिलेबस में पढ़ा था, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज. देखिए, कभी भी मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू जब ऑल्टरनेटिंग करंट की लेते हैं तो फॉर कंप्लीट साइकिल मतलब पूरी वन साइकिल के लिए ये वैल्यू जीरो होती है. क्योंकि एक बार करंट और वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो उस बाद में वो नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाता है. तो इसलिए फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज द मीन और एवरेज वैल्यू इज जीरो. तो हम लोग मीन और एवरेज वैल्यू किसके लिए निकालते हैं? फॉर हाफ साइकिल. फॉर हाफ साइकिल के लिए हमें मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज हमें निकालते. तो पहले हम लोग करंट की बात करते हैं. So the mean value of alternating current over half a cycle is finite quantity, and in fact it is a quantity which is defined as the mean value of alternating current. तो जब भी आपसे mean value और average value of alternating current बोला जाए तो हम हाफ साइकिल के लिए ही निकालेंगे. हाफ साइकिल का मतलब होगा टाइम जो लगेगा वो होगा टाइम पीरियड का हाफ, जिसे हम T/2 कहते हैं. आपको इस इक्वेशन की प्रूविंग के लिए ये वाली लाइन याद रखनी है. आई मीन मतलब मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू 1/t हाफ, या हम कह सकते हैं 1/t/2. ये हाफ टाइम पीरियड है. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t/2 मतलब जब करंट स्टार्ट होता है तब वैल्यू होती है टाइम की 0 और हाफ साइकिल में टाइम होता है टाइम पीरियड का हाफ.
आई डी टी। अब आई की सिनोसॉइडल वेव इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस वैल्यू को हम यहां रख देंगे और टी की वैल्यू बेटा टाइम पीरियड बराबर क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो जहां टी है वहां हम 2 पाई बाय ओमेगा रख देंगे। तो आई मीन बराबर क्या होगा, देखिए जब 2 पाई बाय ओमेगा यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा। सो आई मीन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन पाई इंटीग्रेशन पाई बाय ओमेगा 0 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब आई नॉट कॉन्स्टेंट है, ये बाहर ले लेंगे, तो आई नॉट बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1 बाय ओमेगा। जो भी टी का कंपोनेंट होगा, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी थीटा लिखा है और टी कांस्टेंट है तो टी को डिनोमिनेटर में लेकर माइनस कॉस डी थीटा लिख देते हैं। तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन ओमेगा ब्रैकेट माइनस कॉस ओमेगा टी, और इसको लिमिट कहां से लगाएंगे 0 से पाई बाय ओमेगा के बीच। मतलब एक बार टी बराबर ले लेंगे पाई बाय ओमेगा और एक बार टी बराबर क्या लेंगे 0। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस आई नॉट बाय पाई, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ब्रैकेट कॉस पाई। देखिए जब हम टी की वैल्यू पाई बाय ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, बचेगा क्या पाई, तो कॉस पाई निगेटिव को और माइनस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो हमारे पास आई मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या आया, माइनस आई नॉट अपॉन पाई ब्रैकेट -1 मतलब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2, यहाँ माइनस तो प्लस। तो क्या आया, आई मीन इज इक्वल टू 2 बाय पाई आई नॉट। मतलब मीन वैल्यू ऑफ करंट पीक वैल्यू ऑफ करंट का 2 बाय पाई टाइम्स होता है। अब देखिए 2 बाय पाई को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 0.637। So the mean value of alternating current is 0.637 times of peak value of current। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेरिवेशन प्लस ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखिए, द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर अ हाफ साइकिल फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to t by 2 is 0.637 times और 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ करंट। मतलब अगर हमें किसी सिनोसॉइडल इक्वेशन में पीक वैल्यू ऑफ करंट पता है तो उसकी मीन वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा 63.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये फॉर्मूला है, याद रखिए कैसे। अब आते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं। जब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट लेंगे तो ये हम कंप्लीट साइकिल, पूरी एक साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे। So the root mean square RMS value of an alternating current is defined as the square root of the average of I square during a complete cycle। किसी complete cycle के दौरान I square मतलब जो करंट है उसका स्क्वायर लेने के बाद उसको एवरेज करेंगे। देखिए अगर जब हम I स्क्वायर लेते हैं तो फॉर कंप्लीट साइकिल इसलिए आ जाता है कि पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों का ही स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो नेगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो ऑफकोर्स वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई स्क्वायर ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल वेयर आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसको सॉल्व करने देखिए, बार का मतलब होता है मीन और एवरेज, स्क्वायर का मतलब हम लोग जानते हैं। तो अगर हमें निकाला नाउ द एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो आई स्क्वायर के ऊपर लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर मीन। तो ये कंप्लीट साइकिल के लेंगे, कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड के बराबर, जिसे टी कहते हैं। तो उसी क्वेश्चन में हम लोग क्या रखेंगे 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी। अब आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी की अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन गई, पी की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय ओमेगा और आई की वैल्यू क्या होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आई स्क्वायर मीन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। हमने जब टी की वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर लेंगे। जब इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी करेंगे तो देखिए यहां पर हम इसको फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे पहले। तो इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा,
साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। अब हम इसको बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर अपॉन 2 ये वाला बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी करेंगे तो बचेगा टी, और जब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 2 ओमेगा टी करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक हम इसको इंटीग्रेट किए हैं। तो एक बार हम लोग टी की वैल्यू लेंगे 0, एक बार टी की वैल्यू लेंगे 2 पाई बाय ओमेगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 पाई बाय ओमेगा। देखिए टी एक बार 0 लेंगे तो एक बार 0 आ जाएगा, माइनस टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा रखा तो 2 पाई बाय ओमेगा वो बचा। अब जब इधर हम टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 कैंसिल हो गया। जब दोबारा में टी की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये वही चीज रख दिया, ओमेगा अपॉन 2 पाई आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बचा क्या आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें तो वो क्या बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो आई आर एम एस बराबर क्या होगा अंडर रूट आई स्क्वायर मीन बराबर आई नॉट। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आई नॉट स्क्वायर का आई नॉट बाहर आ जाएगा, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 0.707 आई नॉट। मतलब द IRMS value of an alternating current is that value of current which is equal to 70.7% of its peak value। मतलब RMS value of current peak value of current का 70.7% होता है। The root mean square value of alternating current is 0.707 times और 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब इसी तरीके से अगर हम वोल्टेज के लिए लें V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, सो वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 वी नॉट। ठीक, जो करंट के लिए इक्वेशन है वही वोल्टेज के लिए बन गई। अब यहाँ पे दो चीजें दी गई है, देखिए आई आर एम एस को हम आई वर्चुअल भी कहते हैं। जब भी किसी न्यूमेरिकल में करंट या वोल्टेज की वैल्यू दी गई हो और ना लिखा हो कि वो पीक वैल्यू है तो हम उसको आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट मानेंगे। तो आई वर्चुअल बराबर आई आरएमएस जिसकी वैल्यू होती है आई नॉट अपॉन रूट 2, ये एक फॉर्मूला है। इसी तरीके से वी वर्चुअल इज इक्वल टू वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2। ये फॉर्मूले दो नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर आता फेजर एंड फेजर डायग्राम्स। तो देखिए फेजर डायग्राम्स क्या चीज होते हैं। अ डायग्राम representing alternating current and alternating voltage of same frequency as rotating vector। मतलब alternating current और alternating voltage को वेक्टर के फॉर्म में जो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं which is known as phasors with the phase angle between them is called phasor diagram। फेज एंगल का मतलब हुआ वोल्टेज और करंट के बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस है उसको हम कहते हैं फेज एंगल। So a diagram representing alternating current and alternating voltage as rotating vector with the phase angle between them is called phasor diagram। अब लोग आते हैं सर्किट पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग मेनली 4 सर्किट पढ़ेंगे, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट एंड LCR सर्किट। सिलेबस में सिर्फ ये 4 सर्किट आपको पढ़ना है, बट हम लोग LR और CR और LC सर्किट भी देख लेंगे। तो देखिए पहला सर्किट है सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। एक ऐसे सर्किट की बात करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा है। तो देखिए एक रेजिस्टेंस है, ये ऑल्टरनेटिंग का करंट का सिंबल है। ये सिनोसॉइडल वोल्टेज इक्वेशन लिखी है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R। तो देखिए ओम्स लॉ के हिसाब पहले हम लिखेंगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो हम लोग यहाँ पे V की जगह क्या लिख सकते हैं IR। तो V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR। तो I बराबर क्या आया V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। V नॉट अपॉन R क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो दिस इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट
V is equal to V naught sin omega t, then I is equal to I naught sin omega t. अब ओमेगा टी और ओमेगा टी दोनों में सिमिलर आया है, इसका मतलब इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट द करंट एंड द वोल्टेज आर इन सेम फेज, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक, तो देखिए दिया I is equal to I naught sin omega t, तो इसका मतलब क्या हुआ, that in the pure resistor the current I is always in phase with the applied voltage, वोल्टेज और करंट का फेज सेम होता है। तो देखिए ये इनकी सिनुसॉइडल वेव फॉर्म बना है और ये फेजर डायग्राम है, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज राइज करेगा वैसे वैसे करंट राइज करेगा, जब वोल्टेज की पीक वैल्यू मिलेगी तब करंट की पीक वैल्यू मिलेगी, जैसे जैसे वोल्टेज फॉल करेगा करंट भी फॉल करेगा और सेम ये डायग्राम मिलेगा, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब इसका फेजर डायग्राम देखिए, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो जो ओमेगा टी है वो क्या है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, जिसे हम कहते हैं फेस एंगल, तो वोल्टेज का भी एक्स एक्सिस के साथ फेस एंगल क्या ओमेगा टी, और करंट का भी फेस एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना ओमेगा टी, सो द करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। अब यहां तक करंट है, मतलब दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब आते हैं सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। एक कॉइल अगर हम किसी सर्किट में यूज करें जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो सके तो उसे इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। मान लीजिए एक अल्टरनेटिंग करंट यूज किया जिसका सिनुसॉइडल वोल्टेज इक्वेशन दी गई है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोग लिखेंगे पहले V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब सेल्फ इंडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि जो किसी क्वेश्चन की वैल्यू होती है द कॉइल, देखिए बी अप्लाइड अक्रॉस द प्योर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L, कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्शन L है, एज द करंट I इन द कॉइल वेरीज कंटिन्यूअसली एंड अपोजिंग बैक वोल्टेज इज इंड्यूस्ड। हम लोग जानते हैं जैसे जैसे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू किसी कॉइल में इंक्रीज करेगी उसमें एक अपोजिंग वोल्टेज पैदा हो जाएगा इन द कॉइल हुज मैग्नीट्यूड, उस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा L di अपॉन dt। ये हम लोग इंड्यूस ईएमएफ वाले पार्ट में, सेल्फ इंडक्शन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। L di अपॉन dt वो वोल्टेज है जो ये कॉइल में इंड्यूस्ड हुआ है, ये वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट फेस में होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग इस इक्वेशन में माइनस L di अपॉन dt यूज करेंगे, बट दिस शुड बी जीरो बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, क्योंकि सर्किट में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो इसका और इसका डिफरेंस जो है वो जीरो होगा, मतलब अप्लाइड वोल्टेज माइनस इंड्यूस्ड वोल्टेज विल बी इक्वल टू जीरो। तो हमने वही लिखा V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस L di अपॉन dt विल बी इक्वल टू जीरो। या आप सिंपल ये कह सकते हैं किसी इंस्टेंट पे जो वोल्टेज पैदा हुआ L V that will be equal to L di upon dt which is equal to V naught sin omega t। अब आते हैं L di upon dt is equal to V naught sin omega t, तो di को यही रखते हैं, L dt को उधर ले जाते हैं, तो di is equal to V naught upon L sin omega t dt। अब हम इस पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ di की वैल्यू होती है I, V naught upon L कांस्टेंट है बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ sin omega t dt इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, तो वही लिख दिया माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब हम इसको ओपन कर दे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, देखिए कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, या हम लोग सिंपल ये देखते हैं कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, माइनस साइन का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस 90, तो वही चीज यहाँ किया है, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह लिख दिया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो I इज इक्वल टू क्या आया V नॉट अपॉन ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब V नॉट अपॉन ओमेगा L क्या है, दिस इज एक्चुअली पीक वैल्यू ऑफ करंट वेयर ओमेगा L इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंट XL। तो वही चीज लिख दिया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इज व्हेन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, देयरफॉर ओमेगा नॉट सॉरी V नॉट अपॉन ओमेगा L इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट विच इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट।
तो हमारे पास सिनोसॉइडल वेव इक्वेशन ऑफ करंट क्या आया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहां से हमें पता चल रहा है जब वोल्टेज की इक्वेशन V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी थी, तब प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट की इक्वेशन क्या थी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब करंट जो है वोल्टेज से पाई बाय 2 एंगल पीछे चल रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इन अ प्योर इंडक्टर द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेस एंगल ऑफ पाई बाय 2। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसे। और 90 डिग्री, द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय द फेस एंगल ऑफ पाई बाय 2 और 90 डिग्री। मतलब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहता है। ये फेज डिफरेंस है प्योर इंडक्टिव सर्किट का। अब इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या पढ़ लेते हैं। जब देखिए करंट, जब वोल्टेज जीरो था तब करंट दूसरी दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है तब करंट जीरो होता है। जब वोल्टेज फॉल करके जीरो कर जाता है तब करंट मैक्सिमम होता है। तो दोनों के बीच में हमेशा एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ वोल्टेज कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ओमेगा टी। और करंट वोल्टेज से कितने एंगल पीछे है, 90 डिग्री। तो इस लाइन पर 90 डिग्री लाइन खींचेंगे तो नीचे की तरफ बनेगी। तो मतलब करंट, अच्छा लैग्स बिहाइंड है, माइनस 90 का मतलब होता है पीछे की तरफ। अब यही प्लस 90 होता है, इस लाइन के साथ हम इधर की तरफ लाइन खींचते। तो हमें क्या पता चला, दिस इज द लाइन फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज फॉर वोल्टेज। अब यहां से पता चल रहा है द करंट lags behind the voltage by a phase angle of 90 degree. This is the phasor diagram of a pure inductive circuit. अब आता है इंडक्टिव रिएक्टेंट। तो इंडक्टिव रिएक्टेंट क्या होता है, XL, एंड XL इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं 2 पाई एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा इंडक्टिव रिएक्टेंट्स का, इसको रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर भी कहते हैं। अब ये डायग्राम आपसे पूछा गया है द ग्राफ बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंट एंड द फ्रीक्वेंसी। तो जैसे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा XL इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो अगर फ्रीक्वेंसी बनेगी बढ़ेगी ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो इंडक्टिव रिएक्टेंट भी बनेगा। दिस इज द ग्राफ बिटवीन XL वर्सेस F। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है बोर्ड में। नेक्स्ट आते हैं सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। अब हम एक्सेस सर्किट की बात करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर है। इसकी भी सिनुसॉइडल वोल्टेज इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने। अब V इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लोग कैपेसिटर वाले चैप्टर में जाएं तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। तो इंस्टेड ऑफ V वी कैन पुट Q अपॉन C। तो Q अपॉन C इज इक्वल टू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए चार्ज और करंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी लिखते हैं हम लोग। Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी नॉट सी साइन ओमेगा टी। तो हम लोगों ने डायरेक्ट किया I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। Q की वैल्यू निकालें, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी आ रही है। अब डी डी टी का मतलब है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस इक्वेशन का। सी वी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है आप लोगों को। तो डी डी टी ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू क्या है, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर देखें सी ओमेगा को हम वी नॉट के अपॉन में इस तरीके से लिख सकते हैं कि वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। I इज इक्वल टू क्या बन गया, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन। अब कॉस ओमेगा टी मतलब कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। तो हमने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा। तो थीटा को हमने पहले लिख दिया फॉर आवर कन्वीनियंस। अब यहां से क्या पता चला, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज कैपेसिटिव इंडक्टेंस, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंट। अब यहां पता चल रहा है जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 एंगल आगे चल रहा है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इज 1, therefore this is the maximum current in the circuit। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, I is equal to I naught sin omega t pi by 2, where I naught is what, V naught upon 1 upon omega c।
इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है फॉर अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सो इन अ परफेक्ट और प्योर कैपेसिटर द करंट लीड्स, करंट आगे चलता है, द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2 और 90 डिग्री। अगर करंट आगे चल रहा है तो इसका मतलब है वोल्टेज पीछे, तो इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2 और 90 डिग्री इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए जब वोल्टेज जीरो होता है तो करंट मैक्सिमम होता है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो करंट फॉल होकर जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट और वोल्टेज के बीच हमेशा फेज डिफरेंस π/2 रहेगा। अब इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी क्या है, एक्स एक्सिस के साथ वोल्टेज का एंगल। तो वोल्टेज की लाइन बनाई V नॉट ओमेगा टी एंगल है। अब कह रहे हैं करंट लीड्स द वोल्टेज, मतलब करंट जो है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में लीड करता है बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2। तो जब हम लीड करेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, मतलब इस लाइन के साथ 90 डिग्री इधर की तरफ। अगर माइनस π/2 होता तो 90 डिग्री इधर कर देते। तो दिस इज द करंट, दिस इज वोल्टेज, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब आते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंट में। तो I नॉट इज इक्वल टू क्या था, V नॉट अपॉन 1/ωc। I इज इक्वल टू होता V/R। तो R का मतलब कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 1/ωc, जिसे हम लोग कहते हैं XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंट या रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। तो ओमेगा सी का फॉर्मूला याद करिए, ओमेगा सी बराबर होता XC बराबर होता 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2πfc। अब आपसे पूछा जाता है ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंट एंड द फ्रीक्वेंसी इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो देखिए एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंट ले लेंगे। तो देखिए यहां से क्या पता चला, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जब भी इनवर्सली रिलेशन होता है तो ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे डाउन फॉर्म में। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ XC वर्सेस F व्हिच इज इंपॉर्टेंट, हैव बीन आस्क्ड इन बुक्स। नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।